Hello everyone. So in this video we are going to see some of the important facts and going to quickly revise whatever we have learned. So before I start, I would like to appeal to each one of you. If you feel you have gained something from this initiative, please donate. Donors will get PDFs of 44 lectures plus vocabulary flashcards and more. You can GPay me at 7764869624. एंड दिस इनिशिएटिव इज बेसिकली क्राउड फंडेड. सो इसमें आपका फायदा हो रहा है तो मेरा भी फायदा होना चाहिए. इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. नाउ कमिंग टू दिस, आई हैव प्रोवाइडेड यू सो मच फॉर फ्री. नाउ इट इज योर टर्न टू शो अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड. पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप डोनेट करें. दूसरा है शेयर द वर्ल्ड. बेसिकली आई डोंट हैव मनी फॉर एडवर्टीजमेंट, नॉट डू आई कंसिडर इट एथिकल, बिकॉज आई नो मेनी इंस्टीट्यूट जो कि यूट्यूब का व्यूज बाय करते हैं, लाइक्स बाय करते हैं, कोरा के पोस्ट बाय करते हैं, तो मैं उसको इथिकल नहीं मानता हूं, तो मैं वैसा नहीं कर सकता. तीसरा है आई विल बी लॉन्चिंग कॉम्प्रिहेंसिव जीके कोर्स एंड सम टारगेटेड कोर्सेज विच विल हेल्प यू एस प्रीमियम एग्जामिनेशंस. तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं. चौथा है द कंटेंट क्वालिटी एंड गाइडेंस विल बी टॉप नॉच. And this is my promise, and I have this habit of keeping promises. Coming to today's question, the first one says the Sveriges Prize in Economics is popularly known as. पहला ऑप्शन बोलता है एबेल प्राइज, दूसरा बोलता है एक नोबेल प्राइज, सी सेज डार्विन अवार्ड एंड डी सेज नोबेल प्राइज. सो बेसिकली पहले एबेल प्राइज क्या होता है इसको समझते हैं. तो एबेल प्राइज जो होता है वो मैथमेटिक्स का एक तरह का नोबेल प्राइज होता है. इट इज़ द हाइएस्ट अवार्ड इन मैथमेटिक्स. तो ये तो नहीं होगा आंसर. दूसरा है इग नोबेल प्राइज और तीसरा है डार्विन अवार्ड. ये दोनों जो है एक तरह का पैरोडी अवार्ड है. इग नोबेल प्राइज उसको मिलता है जो बहुत ही वाहियात इनोवेशन करता है उसको, और सी जो होता है डार्विन अवार्ड उसको बोलते हैं जो अपनी मूर्खता के कारण अपना जान गंवा देता है. अगर आपको कभी कॉमेडी देखना हो यूट्यूब पे तो डार्विन अवार्ड करके आप देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा आ जाएगा. Now the correct answer for this will be Nobel Prize. यहाँ लिखा हुआ है the Nobel Memorial Prize in Economics is a prize administered by Nobel Foundation. While it is not one of the original Nobel Prize established by Alfred Nobel's will in 1895, it is generally regarded and often referred to as Nobel Award for Economics. Now coming to this, यहाँ पे मैंने सारे पर्सनालिटीज का नाम लिख दिया है ताकि आपका क्विक रिवीजन हो. मैं यहाँ पे सारे पर्सनालिटीज का नाम पढ़ूंगा और उससे एसोसिएटेड एक कीवर्ड बोलूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए. जिहान दारूवाला F2 रेस, जादव पायंग ने फॉरेस्ट लगाया था मजौली आइलैंड में. एस जयशंकर का एक बुक आया है द इंडियाज वे. आरवी सुतर ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था. लिन डैन एक बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने रिटायर लिया है, चेन्नई से. बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया है हमारा नया पार्लियामेंट. भगवान लाल साहनी जो है वो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी के. मेघा मजुमदार का एक बुक है अ बर्निंग जो कि फेमस हुआ है. रेखा शर्मा जो है विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है. सीके नायडू इंडिया के फर्स्ट कैप्टन थे क्रिकेट टीम के. पिनाकी चंद्रा घोष जो है हमारे पहले लोकपाल हैं. गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है. रिचर्ड डॉकिंस एक तरह के बायोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी, और इनका एक बुक है द शेल्फिश जीन. इनके ऊपर एक अवार्ड है जो कि जावेद अख्तर को मिला है. गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर 2020 मिला है टाइम मैगजीन द्वारा. जी रोहिणी कमीशन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए है. नाउ कमिंग टू सेकेंड रो, सुमोना गुहा को जो बाइडेन ने साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में अपॉइंट किया है. गौरव शर्मा फेमस हुए थे बिकॉज ये न्यूजीलैंड के लॉ मेकर बने और संस्कृत में इन्होंने अपना प्लेज लिया था. विद्युत मोहन को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है. इनका है टकाचार करके इनिशिएटिव. गोमती माथु का जो है मेडल छीन लिया गया है, गोल्ड मेडल, और साथ में 4 साल का इन पर बैन लगाया गया है क्योंकि डोपिंग के लिए. सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में. अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हैं. लीजो जोस पेल्लिसर जो हैं जल्लीकट्टू मूवी से रिलेटेड हैं. काजा कल्लास इस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर हैं. भावना कांत जो हैं उनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है. बउआ देवी मिथिला पेंटर हैं. जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर हुआ था तब जाके ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट शुरू हुआ.
BN श्री कृष्णा कमेटी रिलेटेड है डेटा लोकलाइजेशन या डेटा प्रोटेक्शन से। इनके सिंह दो चीज़ से रिलेटेड है, पहला FRBM कमेटी से और दूसरा 15th फाइनेंस कमीशन के चीफ थावर चंद गहलोत जो हैं वो अगर NCT बनेगा यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स तो उसके चेयरपर्सन होंगे। KL राहुल ने IPL में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया है। लुइस क्लार्क जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। TN कृष्णन वायलिन बजाते थे, उनका डेथ हुआ है। अशोक लवासा जो है बेसिकली वो हमारे EC थे जो कि अभी ADB बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। माया सांडू एक यूरोपियन कंट्री है माल्डोवा, उसकी प्रेसिडेंट है। अंटोनियो ग्यूटरेस जो है UN के सेक्रेटरी जनरल है। टेड्रोस एडहानोम WHO से रिलेटेड है। वेजवाडा विल्सन को मैग्सेसे अवार्ड मिला था और सफाई कर्मचारी आंदोलन से रिलेटेड है। डेविड माल्पास वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। अरुणा रॉय जो है मजदूर शक्ति संगठन से रिलेटेड है। उसके बाद है मुकुंद राजा फेमस किए थे कथकली डांस को और मोहिनीअट्टम को। उसके बाद है विक्रम सेठ नॉवलिस्ट हैं अ सुटेबल बॉय के। उसके बाद अमिताभ घोष पहले ऐसे इंग्लिश राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनका एक बुक आया है गन आइलैंड। और ईला भट्ट जो है वो बेसिकली सेवा से एसोसिएटेड है। क्रिस्टलिना जॉर्जिविया जो है वो IMF से रिलेटेड है। और सतीश व्यास को इस बार का तानसेन अवार्ड मिला है, संतूर प्लेयर हैं। इसे बोबडे जो है वो हमारे CJI हैं और KK वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगर बाई चांस कोई नाम नहीं याद है अभी आप देख लीजिए, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। नाउ कमिंग टू दिस, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड with capability approach in developmental economics? A कहता है अमर्त्य सेन, B बोलता है मिल्टन फ्रीडमैन, C says विवेक देबोराय, D says अभिजीत बैनर्जी। ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो कैपेबिलिटी अप्रोच है क्या और इससे कौन रिलेटेड है? सो बेसिकली ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट, इसका फाइट चलते रहता है। ग्रोथ मतलब GDP ग्रोथ। अगर GDP ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है क्या इसका मतलब है कि कंट्री में हर एक इंसान का प्रोग्रेस हो रहा है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसको नापेंगे कैसे? तो उसके लिए डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। बेसिकली एक अप्रोच डेवलप किया गया अमर्त्य सेन द्वारा जिसको कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं, जिसमें चॉइस मैटर करता है कि एक इंसान इंडिविजुअल के पास कितना सारा चॉइस है। और फिर इसी के बेसिस पे एक इंडेक्स बना जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक इस बार क्या है 131। तो ये रैंक जो मिला इंडिया को इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं या कौन से डायमेंशंस देखे जाते हैं। पहला होता है उसका हेल्थ कैसा है, दूसरा होता है एजुकेशन कैसा है, तीसरा होता है लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन आता है कैपेबिलिटी अप्रोच से जो कि चांस है थोड़ा बहुत, तो अमर्त्य सेन उसका आंसर होगा। नाउ कमिंग टू दिस, तो इस स्लाइड में मैंने सारे बुक लिखे हैं और साथ में मैंने एक कोड वर्ड टाइप का एक्रोनिम बना के दिया है। मैंने राइटर का नाम पूरा नहीं लिख के एक्रोनिम बनाया है ताकि आपको रिकॉल करना है। पहला बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा का है। कास्ट मैटर सूरज येगड़े का है। आई एम नो मसीहा आप सबको पता होगा, सोनू सूद का है। अ प्रॉमिस्ड लैंड ये सबको नहीं पता होगा, ये बराक ओबामा का है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा का है। अ बर्निंग मैंने बता दिया था, मेघा मजुमदार का है। देन अ डोमिनेंट कैरेक्टर ये जो है सामंत सुब्रमण्यम का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अ डोमिनेंट कैरेक्टर जिन पैट्रोल। जिन पैट्रोल जो है किसका है, दीपा अन्नापारा। सो बेसिकली ये तीनों बुक जो है को न्यूयॉर्क टाइम्स के लिस्ट में 100 बुक्स के लिस्ट में इन तीनों का नाम था, यानी कि अ डोमिनेंट कैरेक्टर, जिन पैट्रोल एंड अ बर्निंग। उसके बाद आते हैं गन आइलैंड किसने लिखा है, तो मैंने डिस्कस किया था अमिताभ घोष ने लिखा है। सो बेसिकली अ सुटेबल बॉय होना चाहिए यहाँ पे। अ सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ का नॉवल है। द इकाबॉग जो है जेके रॉलिंग का है। द इंडिया वे जो है एस.जे. शंकर का है। द पॉपुलेशन मिथ एस.वाई. कुरैशी का है। ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो एक्सप्लोड हो रहा है उसके ऊपर बुक है, बहुत अच्छा बुक है। द लाइट ऑफ एशिया ये जयराम रमेश का है, पोएम्स है इसमें, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, बुद्ध को बोलते हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बेसिकली बच्चों का एक बुक है और इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। उसके बाद उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है इस बार थोड़ा चांस है आने का, वो है शेमलेस। सो बहुत साल पहले एक बुक आई थी तस्लीमा नसरीन की जिसका नाम था लज्जा और शेम। सो मैंने वो पढ़ा हुआ है और उसमें बेसिकली जब यहाँ
बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होता है उसी समय उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है बांग्लादेश में, उसके ऊपर वो बुक है। क्योंकि यहाँ तो मेजोरिटी कोई और है लेकिन उधर मेजोरिटी कोई और है कम्युनिटी वाइज, तो उसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है। इसी का सीक्वल आप बोल सकते हो आया है शेमलेस, तस्लीमा नसरीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ट्रांसलेट किया है अर्नब सिन्हा ने, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये भी एक बुक आया था, थोड़ा फेमस है, शशि थरूर का। तो ये तो हो गया जो प्रेजेंट का बुक है, इम्पॉर्टेंट है ना। पुराने बुक भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसका होगा, दादा भाई नौरोजी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर। हु वेयर द शूद्राज, बी आर अम्बेडकर। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। देन गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। देन नाट्य शास्त्र, भरत मुनि एंड अभिनय दर्पण, नंदिकेश्वर। नाउ कम टू दिस, ये लास्ट ईयर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को एक बार पूछ दिया था, तो इसलिए मैंने इसको कंपाइल किया है। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर आप सबको पता होगा इमरान खान। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। श्रीलंका में यहाँ कंफ्यूज करोगे आप, श्रीलंका में प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षा। जबकि अशरफ घानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। जी जिनपिंग जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं चाइना के। और भूटान में जेकेन वांगचुक जो है वहाँ के मोनार्क हैं। नौ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप सबको पता होगा, और ग्वादार पोर्ट बनाया गया है जहाँ वो टर्मिनेट करता है कराची में। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो है श्रीलंका में, और ये सब चाइना को दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद सितवे पोर्ट जो है म्यांमार में है। फिर से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कारा कनाल। ये कनाल है जो कि चाइना बना रहा है थाईलैंड में। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नौ मैकमोहन लाइन मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो इंडिया और चाइना के बीच में है। डुरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि राडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। LOC आप सबको पता होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में बॉर्डर है। LAC जो है चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया आप बोल सकते हो, वो और इंडिया के बीच में बॉर्डर है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ पेन्ड नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज एंड दे आर इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में जनगण मना और बांग्लादेश में अमार सुनार बांग्ला। नाउ कमिंग टू दिस, ज्योग्राफी का हमने रिवर्स देख लिया था, माउंटेन्स देख लिया था। अभी हम रेनफॉल या क्लाइमेट समझते हैं। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसूनल रेनफॉल क्लाइमेट है आप बोल सकते हो। तो बेसिकली हमारे यहाँ 2 टाइप के मानसून्स होते हैं। पहला होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब कि ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है। साउथ ये हो गया साउथ, ठीक है, और वेस्ट ये हो गया। तो पहला यहाँ से ओरिजिनेट करता है और ये इधर आता है, इसलिए पहले कहाँ आएगा, ये पहले केरला कोस्ट को आएगा। यानी कि मानसून हिट कब करता है हमारे देश में, आता कब है, 6 जून के आसपास को मानसून हिट करता है। कहाँ, केरला कोस्ट को। और जब आता है मानसून तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो मैक्सिमम जो रेनफॉल हमारे यहाँ होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है सारे इंडिया में। लेकिन एक पार्ट ऐसा है इंडिया का जहाँ पे विंटर में रेनफॉल होता है मानसून के थ्रू, वो है तमिलनाडु, ठीक है। प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु में विंटर में रेनफॉल होता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। जो मानसून यहाँ से लौटते समय ओरिजिनेट होता है और बे ऑफ बंगाल का मॉइस्चर लेके यहाँ पे बारिश कराता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट मानसून। उसके बाद एक चीज़ होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उसके कारण हरियाणा पंजाब के एरियाज़ में बारिश होती है ठंडे में, और उस बारिश से फ़ायदा होता है वहाँ के रबी क्रॉप को। रबी क्रॉप वो क्रॉप होता है जो कि ठंडे में होता है, जबकि खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होता है जो कि गर्मी में होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से ओरिजिनेट होके आप बोल सकते हो इधर को आता है ठंड के मौसम में, जिससे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि इसमें जानना ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा पंजाब के एरियाज़ में बारिश होती है जो कि रबी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होता है।
उसके बाद आते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये क्या होता है? जो माउंटेन्स होते हैं उसके कारण जो रेनफॉल होता है, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, जब क्लाउड होता है जाके टकराता है माउंटेन से, तो एक साइड तो खूब हरा भरा होता है क्योंकि टकरा के उस साइड को बारिश हो जाती है, लेकिन उसका जो अपोजिट साइड होता है वो बहुत सूखा हो जाता है। तो इस साइड को जो है बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड, और इसको बोलते हैं लीवर्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेस्टर्न घाट। इंडिया का जो ये माउंटेन है, ये यहाँ से शुरू होकर पूरा वेस्टर्न इंडिया आप बोल सकते हो वेस्टर्न घाट है। तो ये होता क्या है कि इसके साइड में जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण बारिश होती है। सो ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण मुंबई जैसे एरियाज में खूब ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उसी से थोड़ी दूर पे विदर्भा है, वहाँ पे बारिश कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी थिंग कि मुंबई जो है वो यहाँ पे है, विंडवर्ड साइड में है, और जो विदर्भा रीजन है जहाँ पे सूखा आता है वो लीवर्ड साइड में है। उसके बाद दो टर्म और है जो आपको जान के रखना चाहिए। एक है मैंगो शावर, दूसरा है काल बैसाखी। तो जब मानसून हिट करता है केरला को, यानी कि 6 जून, उससे पहले ही क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे बारिश होती है। वो जो बारिश होती है उसमें मैंगो जो है वो आधे पके होते हैं या ग्रीन ही होते हैं, और उस समय जो बारिश होती है उससे मैंगो कुछ टूट के नीचे गिर जाते हैं, जिससे घाटा होता है उनको, तो उसको मैंगो शावर नाम दिया गया है। ये होता है केरला में। उसी चीज़ को वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। नाउ कम टू दिस, हमारे यहाँ जो क्रॉप्स होते हैं उसको बेसिकली 2 भाग में डिवाइड करते हैं क्रॉपिंग सीजन के अनुसार। पहला होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है राइस, मेज, कॉटन। राबी का एग्जाम्पल है व्हीट एंड मस्टर्ड। अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड में। उसके बाद प्रोडक्शन जो है फूड का वो हमारे लिए एक चैलेंज था। जब इंडिया आज़ाद हुआ तब से 1966-68 तक आप बोल सकते हो बहुत बड़ा चैलेंज था कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उस समय इनिशिएट किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हाई येल्ड वैरायटी सीड का यूज़ हुआ, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ, ट्रैक्टर्स का यूज़ हुआ। तो उससे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिससे प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड नाम क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन का। उसके बाद दूसरा एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन फ्लड का। ऑपरेशन फ्लड के अंदर मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत जगह इस्टेब्लिश किया गया, और इसमें सबसे फेमस कौन सा है, अमूल। अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। ठीक है, अमूल का बटर आप खाते होंगे, उसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं, वर्गीज खुरेन को। यहाँ आप लिख सकते हैं वर्गीज खुरेन को फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो हमारे लिए जो प्रोडक्शन का चैलेंज था वो ख़त्म हो गया, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग इनफ दैट डजंट मीन कि हमारे यहाँ भुखमरी नहीं होगी। फिर अगला चैलेंज आया, वो है स्टोरेज का, कि स्टोर कहाँ होगा इतना ज़्यादा अनाज। तो उसके लिए FCI गोडाउन्स बनाए गए हैं। तो FCI का 3-4 काम है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो FCI ने गोडाउन्स बनाए बहुत सारे जहाँ पे वो रखा जाएगा। और एक और चैलेंज आया कि गोडाउन्स में जो रखा गया अब उसको जो गरीब लोग हैं वहाँ तक पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाया जाएगा, उसके लिए एक सिस्टम आया, PDS बोलते हैं उसको, PDS कोटा, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट पे या फिर फ्री में जो ग्रेन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, और भी सामान हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ तक सिस्टम चल रहा था। फिर उसमें एरर आना शुरू हुआ। एरर कैसा एरर, 2 तरह का, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन एरर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो BPL फैमिली का नहीं है, अमीर है, लेकिन उसका नाम PDS के अंदर है और उसको फ़ायदा होता है उससे। एक्सक्लूजन का मतलब ये हुआ एक ऐसा आदमी है जो BPL के बिलो है, लेकिन उसको PDS से कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है क्योंकि उसका नाम उसमें नहीं एडेड है। तो ये हो गया एक्सक्लूजन एरर। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करेंगे जनधन आधार मोबाइल से। ये नाम फेमस हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में
अरविंद सुब्रमण्यम जब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे तब। तो जैम ट्रिनिटी का मतलब होता है जनधन, आधार एंड मोबाइल, और जितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है उसमें इस तरह से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर को चेक किया जाता है, क्योंकि हर एक लोग के पास अब आधार हो चुका है, मोबाइल भी सबको लगभग अवेलेबल है और जनधन खाता सबका खोला जा रहा है। तो इससे जो होगा पैसा इधर के बजाय उधर ना जाके डायरेक्ट जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। नाउ कम टू रोल ऑफ FCI। मैंने कहा था FCI बनाया गया था जो स्टोर करेगा। तो इसका काम क्या है? 4 काम है। टू प्रोवाइड फार्मर्स रिम्यूनरेटिव प्राइस, हु अप्रूव्स MSP प्राइसेस, ये कमेंट में आप लिखोगे। तो जो भी अप्रूव्ड प्राइस होता है उस पर ये खरीदती है किसानों से, पहला काम। दूसरा, टू मेक फूड ग्रेन्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस टू BPL फैमिलीज। तीसरा, टू मेंटेन बफर स्टॉक एज मेजर ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो अभी जो कोरोना वायरस में लॉकडाउन हुआ था तो उस समय आया था ये न्यूज़ कि हमारे पास इतना बफर स्टॉक है जो कि अच्छे खासे दिन तक 6 महीने या 1 साल उससे ज़्यादा चल सकता है। अगर हमारे पास बफर स्टॉक नहीं होता तो पैंडेमिक के सिचुएशन में क्राइसिस आ सकता था, लेकिन हमारे पास इनफ बफर स्टॉक है तो ये मेंटेन करता है बफर। चौथा क्या करता है? टू इंटरवीन इन मार्केट फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब हुआ जब किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये खुद से सप्लाई या तो लेता है या देता है, जिससे जो है मार्केट प्राइस थोड़ा स्टेबल रहे। अब आते हैं GM क्रॉप्स इन इंडिया पे। तो हमारे यहाँ 3 GM क्रॉप्स का न्यूज़ आता है। पहला है BT कॉटन, दूसरा है BT ब्रिंजल और तीसरा है BT मस्टर्ड, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ BT कॉटन को अलाउ किया गया है और BT ब्रिंजल और BT मस्टर्ड को अभी अलाउ नहीं किया गया है। दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। फूड विजन 2050 प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन टू नांदी फाउंडेशंस अराकू नोमिक्स। तो ये अराकू वैली है कहाँ पे? मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था। अराकू वैली है वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम जो है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ के ट्राइबल्स जो हैं टी प्लांट करते हैं, कॉफ़ी प्लांट करते हैं। टी नहीं, कॉफ़ी प्लांट होता है यहाँ, और जिस तरीके से करते हैं वो बहुत ऑर्गेनिक तरीका है और उसी को अराकूनोमिक्स नाम दिया गया है, उसी को ये प्राइस दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ क्वेश्चन माइट कम। नाउ कम टू सम रैंडम बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। पहला है रोशनी एक्ट। तो रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर का एक एक्ट था जिसके थ्रू इलीगल लोगों को वहाँ पे ओनरशिप राइट्स दिए गए थे कुछ साल पहले, लेकिन इसको अभी स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि ये अलेज किया गया था कि वो वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए लाया गया था। तो सीधे आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि रोशनी एक्ट जो है किस स्टेट से रिलेटेड है? तो जम्मू कश्मीर। दूसरा है तलाक़ बिदअत। आपने सुना होगा कि ट्रिपल तलाक को इलीगल बना दिया गया है, तो वो ट्रिपल तलाक को नाम क्या बोलते हैं? तलाक़ बिदअत। कई तरह के तलाक होते हैं जिसमें से एक तलाक होता था तलाक़ बिदअत, जिसके अंदर 3 बार तलाक 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 बोलने से तलाक यानी कि डिवोर्स हो जाता था। अब है हादिया जजमेंट। हादिया जजमेंट में ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से कि अगर आप 18 के अबव हैं तो आप अपने कंसेंट से अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। उसके बाद एक और न्यूज़ में था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कुणाल कामरा पे कंटेम्प्ट हुआ था, प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। हमारे यहाँ 2 तरह का कंटेम्प्ट होता है, एक होता है सिविल, एक क्रिमिनल। दूसरा होता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट केस होता है तो उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और वो अप्रूवल कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। उसका रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दे और फिर आपको लगता है कि जजमेंट सही नहीं है तो आप एक रिव्यू डाल सकते हैं। उसके बाद है कि रिव्यू पिटीशन आपने डाल दिया, फिर भी आपको लगता है कि जजमेंट सही नहीं है, तो एक बार रिक्वेस्ट आप जजों से और करोगे, उन्हीं जजों से करोगे जो लोग उस बेंच में थे। अगर उनका मन करेगा तो वो उसको इंटरटेन करेंगे, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। इसका यूज़ हुआ था सेक्शन 377 को स्क्रैप करने में। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन होता था 1 सीट लोकसभा में, उसको स्क्रैप कर दिया गया है। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव,
2 यूटीज थे उनको कंबाइन कर दिया गया है, जिससे कि नंबर ऑफ यूटीज का संख्या चेंज हो गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, हर घर जल स्टेट का स्टेटस किस स्टेट को मिला है? गोवा को मिला है। उसके बाद है जल जीवन मिशन, एक रूरल है और एक अर्बन है। रूरल जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर है, जबकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। और अर्बन वाला जल जीवन मिशन जो है इसी बार बजट में अनाउंस हुआ है। उसके बाद है रोहित शर्मा WWF सेव राइनो एम्बेसडर, यानी कि आप देख रहे होंगे फिगर में, इन्होंने राइनो को बचाने के लिए अपना कमिटमेंट किया है। उसके बाद है विश्वनाथन आनंद को WWF ने एम्बेसडर बनाया है अपना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।